आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस पे। तो आ गया हूँ मैं आप लोग के लेके एक नई वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में सर आपसे कहा था कि मैं वीडियो छोटी बनी है तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है, बस ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपको मैंने टॉपिक डिस्क्राइब कर दिए थे क्या होता है। तो आ गया हूँ मैं नई वीडियो लेके जिसमें आपको प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बारे में बताया जाएगा और इसके आगे की फर्दर हम वीडियो चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे चैप्टर्स के बारे में। तो दोस्तों आप लोग से पहले मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या जब कुछ समझ में ना आए या मेरी वॉइस समझ में ना आए, वॉइस क्लियर ना आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा जिससे मैं अपनी जो आने वाली वीडियो में उस गलती को मैं ठीक कर सकूँ, जिससे आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो सके। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये मेरा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको वीडियो थोड़ी देर में मिली है, थोड़ा वो मुझे बहुत सारा काम आ गया था, अभी मैं वो काम ही मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए तो आपको लोग कि मैंने नोट्स प्रिपेयर करे। मैंने सोचा कि क्या मैं थोड़ा वीडियो में छोटी छोटी कि नोट्स ही प्रिपेयर कर लेता हूँ और जो मैं एक बड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं इस चैप्टर के पूरे नोट्स, और लास्ट के एक दो टॉपिक के बच गए होंगे वो भी कंप्लीट मैं कर दूँगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं जितनी वीडियो में बन पाए मैं उतने आपको डिलीवर कर दूँगा, आपको अच्छे समझा के वो हो जाएगा। तो दोस्तों आप जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे सबको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने बाकी सभी इग्नू फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो चैनल को शेयर कीजिए जिससे उनका भी प्रॉफिट हो सके, उनका भी फ़ायदा हो सके और उनके पेपर में अच्छे नंबर आ सके। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो ज़्यादा बातें ना करके हुए हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्राइमरी हीमोस्टेसिस से, कि जानते हैं ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता क्या है। देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अब उसके बारे में, क्लॉटिंग के बारे में, कि हमारी उंगली कट जाती है तो कैसे क्लॉटिंग होती है, क्या होता है, क्या पूरा प्रोसेस उसका है क्या। तो ठीक उसी प्रकार हम इसमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी ना इसी से रिलेटेड है कुछ। तो क्या है यहाँ पे देखिए, मतलब फिंगर इज कट एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, मतलब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, अभी बाई चांस कुछ भी तरीके से बाय अनदर वेज हमारी उंगली कट जाती है तो सिंपल सा क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। यदि हमारी उंगली कट जाए किसी भी कारणवश और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाए, फिर मतलब उसमें क्या होगा, जो हमारी टिश्यू इंजर्ड हो चुकी है ना, ब्लीडिंग होती कैसे है, जो हमारी स्किन होती है कट जाती है, जो उसके अंदर की सेल्स होती है वो इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड होने के कारण वो अपनी ब्लीडिंग करने स्टार्ट कर देती है। तो टिश्यू क्या हो गया कि इंजर्ड हो चुकी है। जैसे ही हमारा ब्लड फिंगर कट हुई और ब्लीडिंग स्टार्ट, मतलब क्या होगा, जो इंजर्ड सेल्स ऑफ ब्लड वेसल गेट एक्टिवेटेड एंड रिलीज सेवरल केमिकल कॉल्ड एंडोथेलिन्स। अब ये क्या मैंने लिख दिया, समझिएगा इसको आप। मैंने इस पर लिख रखा है, जैसे ही हमारी कोई उंगली कट होती है तो वहाँ पे जो सेल्स होती है वो इंजर्ड जाती है। तो इंजर्ड सेल्स होती है ना, वो कुछ क्या कहते हैं ना, सिग्नल्स रिलीज करती है। वो सिग्नल्स हमारे आगे जाते हैं, फिर वो जो एंडोथेलिन्स होते हैं, मीन्स वो जो सिग्नल जो आगे जाते हैं फिर वो एंडोथेलिन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एंडोथेलिन्स से वो कहा जाए तो एक मीडियम है, फिर एक तरीका है जिसकी हेल्प से हमारा फर्दर जो ब्लड क्लॉटिंग हो सके। तो अब तक क्या आपको वो यदि उंगली कट जाए तो क्या होता है, जो इंजर्ड सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं सेवरल केमिकल्स जिसे कहते हैं हम एंडोथेलिन्स। अभी एंडोथेलिन्स क्या काम कराते हैं कोज वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, जो आपके वेसल्स होते हैं इसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इट टेक अप टू 30 मिनट एंड समटाइम अप टू एन हावर। ये कम से कम 30 मिनट भी ले लेता है और कभी कभार ये कुछ हावर भी ले लेता है। इससे प्राइमरी हीमोस्टेसिस के काम है। यदि उंगली कट हो जाए तो वो जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होकर वो एंडोथेलिन्स रिलीज करेंगे जो कि वैसो कंस्ट्रिक्ट करेगा और ये 30 मिनट तक या फिर एक हावर तक होता रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है, ये देखिए, ब्लड वेसल्स डैमेज एंड रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फैक्टर PAF। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर या फिर प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर, इसका हम PAF भी कहते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फैक्टर, जो एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट रिलीज सिग्नल्स को। मतलब यदि हमारा ब्लड वेसल कट हो जाए, डैमेज हो जाए तो क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करेंगे, और जो क्लॉटिंग फैक्टर या फिर प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर को रिलीज करेंगे जो कि हमारे प्लेटलेट्स को सिग्नल रिलीज करेगा। फिर क्या करेगा, विच अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट्स टू द साइट ऑफ इंजरी एंड मेक देम स्टिकी। वेट थोड़ा सा, हाँ
क्या होगा यहाँ पे, देखिए जैसे हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज जाते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज होता है, क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर रिलीज होते हैं। ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर है वो क्या काम करते हैं, वो प्लेटलेट से रिलीज सिग्नल, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सिग्नल रिलीज करते हैं जो कि अनदर प्लेटलेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कहाँ पे आकर्षित करते हैं, जहाँ पे हमारी चोट लगी होती है, जो साइट होते हैं इंजरी की, वहाँ पे आकर्षित करते हैं और बाकी प्लेटलेट्स भी यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम घर में भी छोटा कहीं मीठे दाना डालते हैं तो एक चींटी आती है, फिर एक चींटी जो होती है वो सिग्नल रिलीज करती है और बाकी चींटी को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं। सेम एक काम यहाँ पे होता है, यदि में कट लग जाए, ब्लड वैसे नहीं काम करेगा, प्लेटलेट्स रिलीज करेगा, जो प्लेटलेट्स होगा वो कुछ सिग्नल रिलीज करता है, एक पर्टिकुलर सिग्नल रिलीज करेगा, जो सिग्नल सुन के बाकी प्लेटलेट्स भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वहाँ पे ब्लीडिंग की साइड पे आके स्टिक हो जाएंगी। तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड वॉन विलिब्रेंड फैक्टर VWF। अब यहाँ पे सब स्टिक तो हो गए, अब यहाँ पे स्टिक हो गए तो प्लेटलेट जो होते हैं ना, एक प्लग की फॉर्मेशन करता है। अब प्लग किस लिए, हमारा ब्लीडिंग तो हो रहा है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लग फॉर्मेशन करता है, जिससे वो ब्लीडिंग का जो साइट है उसे बंद कर दिया जाए, फिर ब्लीडिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाए। अब जो प्लग फॉर्मेशन हुआ है वो कौन करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर VWF। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है, क्या, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर VWF। फर्स्ट यदि कहा जाए तो आपको फुल फॉर्म, एंड सेकंड प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर PAF। ये दोनों फिर आप याद कर लीजिएगा, PAF प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर और VWF वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। आपको समझ में आया कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस का काम क्या होता है। एक बार दोबारा मैं से कंक्लूड कर देता हूँ। यदि हमारी उंगली में कभी कट लग जाए तो कट लग जाते हैं, यहाँ पे कट हुआ है वो सेल्स डैमेज जाती है तो डैमेज सेल प्लेटलेट रिलीज करती है, वो प्लेटलेट फर्दर सिग्नल रिलीज करता है और बाकी अनदर प्लेटलेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वहाँ पे आकर चिपका लेता है, स्टिक कर लेता है। फिर क्या करते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन करते हैं जो कि किसकी हेल्प से बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से बनता है, उसे कहते हैं हम वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स कहते हैं। तो ये हमारा एक काम हो गया प्राइमरी हीमोस्टेसिस का, समझ में आया। अब चलो मूव करते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पे और जानते हैं क्या कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कैसे कैसे काम करता है। चलो अब करते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बारे में बात, तो कैसे कैसे काम करता है। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अकर फर्दर ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ, कहता है यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अकर के, तो फर्दर ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। दिस प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय चेन और कैस्केड ऑफ रिएक्शन। देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर इंक्लूडिंग कैल्शियम। देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्लेटलेट की प्लग की फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो चुकी है। अब जो प्लेटलेट की प्लग की फॉर्मेशन हो चुकी है जिससे क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब ब्लीडिंग स्टॉप ऐसे ही नहीं हुई, प्लेटलेट्स तो अपने काम उन्होंने कर लिए, मगर इस ब्लीडिंग स्टॉप करने के प्रोसेस के बीच में ना एक बहुत सारी रिएक्शंस होती है, सेवरल रिएक्शंस का मिक्सचर होता है जिसकी हेल्प से ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसे हम कहते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, हम चेन ऑफ रिएक्शंस जाते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आती है, इसे हम कहते हैं हम कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। और इस कैस्केड ऑफ रिएक्शंस के अंदर 12 क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं, इसमें कैल्शियम भी इंक्लूड होता है। मैं शुरू में बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिब्रोंजन, फिब्रिन, ये सब बताए थे क्लोटिंग फैक्टर। वैसे 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिसमें एक कैल्शियम, बाकी मैंने कुछ नाम बता रखे हैं, कुछ नाम इसमें से बच रखे हैं आपके कोर्स में है, नाम आपको जानना इसमें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो मैंने आपकी जो नाम के जो चार्ट था वो नहीं है, जब मैं लास्ट का टॉपिक कराऊंगा अभी से आप याद कर लो। फिर जब लास्ट में टॉपिक था आपका एक कि आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज के डिफरेंस क्या होते हैं और ब्लड प्रेशर क्या है, इस टॉपिक के साथ मैं इसके जो 12 क्लोटिंग फैक्टर जो आपके बुक में एक टेबल दे रखी है आपको मैं दिखा दूँगा, इसमें टेल करूँ, समझा दूँगा इसमें कैसे कैसे डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर कहाँ का इस्तेमाल होता है। और दोबारा से मैं क्लोटिंग फैक्टर के टॉपिक को मैं दोबारा उस वीडियो में आपको समझा दूंगा। क्लियर, तो बस इतना समझ लीजिए आप सेकेंडरी हीमोस्टेसिस काम क्या होता है। जो प्लेटलेट्स को अटैक हो गए, प्लग फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो चुका है, मगर इसके बीच में जो रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होती है, या फिर कहा जाए चेन ऑफ रिएक्शंस होती है, वो काम कराता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। इसके अंदर हमारे 12 क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसमें से एक कैल्शियम भी है, मतलब कैल्शियम भी एक क्लोटिंग फैक्टर है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिब्रिनोलाइसिस। अभी फिब्रिनोलाइसिस होती क्या है,
इट इज़ ए नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट दैट अकर नेचुरली फॉर फ्रॉम ग्रोइंग एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स। देखो अभी फिब्रोनालाइसिस है क्या, एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी प्रोसेस होती है, एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जो ये काम करता है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, जो काम करता है प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। समझ में आया? इट इज़ ए नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जो कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, जो नेचुरली अकर हो जाते हैं फ्रॉम ग्रोइंग एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स। कभी कभार क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर ना अपने आप ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, जिससे हमारे आर्टरीज या वेन्स में ब्लड के थक्के बन जाते हैं, जो कि इसे यदि इसे देखा ना जाए, इस पर गौर नहीं किया जाए तो ये हार्ट अटैक के भी हमारे डिसीज़ मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है हम लोगों को। तो इसी कहते हैं फिब्रोनालाइसिस। ये फिब्रोनालाइसिस वो प्रोसेस है जिसकी तो मैं स्पीड में बोल गया, दोबारा बताता हूँ आप लोगों को मैं। जो फिब्रोनालाइसिस है वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ब्लड अपने आप क्लॉट नहीं होता, ब्लड नेचुरली क्लॉट नहीं होता, क्योंकि यदि ब्लड नेचुरली क्लॉट होने लग जाए तो आर्टरीज और वेन्स में ब्लड क्लॉट होके थक्के बन जाएंगे, एक पहाड़ सा बन जाएगा आर्टरी और वेन्स में, जो कि ब्लड फ्लो नहीं होने देगा। यदि ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारे हार्ट तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा पाएगा, जिससे हमारी हार्ट की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, और हार्ट की फंक्शनिंग यदि अफेक्ट होगी तो हमें डिफरेंट डिसीज़ हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी में हो सकता है। इसलिए फिब्रोनालाइसिस प्रोसेस आपको बता रखा है। क्लियर? चलो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है आपको, जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल, कि एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है वो बात करते हैं। कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि हमारी बॉडी में, आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी पहले सेल्स थी, जब बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बन तो गया, ऑर्गेनिज्म बनने में बहुत टाइप के सर्कुलेशन में प्रेजेंट, कैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारा है, स्टमक खाना कैसे पचाता है उसमें सर्कुलेशन हो जाएगा, और फिर ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये सभी के सभी प्रोसेसेस हैं। इसमें से एक प्रोसेस हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे हमारा ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? अब यहाँ पे दे रखा है all multicellular animals need a system of transportation or a circulatory system for movement of nutrient, respiratory gases and waste product in the body। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अगेन पढ़ते हैं इसे एक बार। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल नीड्स सिस्टम of transportation or a circulatory system for movement of nutrient, respiratory gas and waste product in the body। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यदि हमारा कोई एग्जाम्पल बताया जाए तो फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा आपके लिए। हाँ, मान लो कि एक घर है, ठीक है, उस घर हमारे फर्नीचर सब प्रेजेंट है, हमें बाई चांस उस घर को खाली करना है, हमारा घर में रेनोवेशन कराना है, रीडेवलपमेंट कराना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उस घर के जितने सामान है उसे दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे। यदि सामान दूर ज़्यादा होगा या फिर हमारा जो घर होगा वो डेस्टिनेशन जहाँ पे ले जाना है उसको वो दूर होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे। मीन्स हम उन सामानों का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हम डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, लाइक ट्रक का यूज़ करेंगे हम लोग मेनली। तो हमारे रियल लाइफ में तो हो गया कि मुझे ट्रांसपोर्ट करना, हमने ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल्स यूज़ करे और ट्रांसपोर्ट हमने कर दिया, मगर ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है ना, कि ब्लड हमारे हार्ट को ही चाहिए, ब्लड पूरी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ब्लड तो चाहिए पूरी बॉडी को, नेसेसरी है, बहुत ही काम करता है वो। तो इसी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम आया, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन और क्लोज दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, किसी किसी में आपके ओपन मिल जाते हैं, किसी किसी में हमारे क्लोज मिलते हैं, मगर जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें मेनली हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स ही मिलते हैं। जो हमारा हार्ट है वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है ना, उसकी साइज़ क्या है,
तो एक काम करो, आप यदि आपको पता होगा कि हमारी हार्ट की साइज़ क्या होती है और कौन से शेप का होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक है हार्ट का, तो उसमें पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमारा हार्ट का साइज़ क्या होता है और उसकी शेप क्या होती है। चलो हम अब जानते हैं कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, मुझे अभी आप बताना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। देखिए क्या बताऊंगा आपको अब, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है। अब ध्यान समझना, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, भाइयों को, बहनों को कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में हो। A network of fine capillaries or minute sensors are found at some point in a blood sensors which drain into the open end of returning main vessels that return the blood to the heart। क्या हुआ जी? ये पता नहीं चला क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, मान लो कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो वेसल से हमारे हाथ से निकली, यहाँ घूमे, फिर दोबारा से ये हमारे हार्ट के अंदर ही आ गई। मतलब जो वेंस हार्ट से, या फिर वेंस नहीं कहेंगे, जो ट्यूब हमारे हार्ट से निकली थी, वही सेम ट्यूब हमारे हार्ट के अंदर दोबारा घूम घाम के आ गई, तो इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेशन। क्लियर? मीन्स यहाँ पे देख लिया आप, नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज और माइन्यूट साइनस आर फाउंड एट सम open in a blood sinus which drain into the open end of returning main vessels that return the blood to heart। मीन्स यदि कोई वेसल्स जो है हमारी हार्ट से निकली है और हार्ट में दोबारा सेम वेसल आके एंटर कर गई है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेशन। मगर क्लोज सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है। तो जानते हैं जी क्लोज सर्कुलेशन में होता क्या है, जो कि इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस किया है। सॉरी, देखिए क्या होता है, blood leaves the heart through arteries and return back to the heart through veins without ever leaving these vessels or tube। Since blood and lymph remain in the closed system of vessels, then circulation is known as closed circulation system। ओपन में क्या था, जिस वेसल से ब्लड, हार्ट से ब्लड निकलेगा, सेम वही वेसल हमारे हार्ट में एंट्री करेगा। मगर क्लोज सर्कुलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि हमारा ब्लड, यदि हार्ट में से ब्लड आर्टरी से निकला है, तो वो वेन्स की हेल्प से हार्ट के अंदर आएगा। समझ में आया? ओपन में क्या हुआ, सेम वेसल हार्ट से ब्लड लेके भी जाएगा और हार्ट में ब्लड लेके भी आएगा। मगर क्लोज में क्या होता है, हमारा आर्टरीज ब्लड लेके जाती है और वेन्स ब्लड लेके आती है। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती है और वेन जो होती है हार्ट में ब्लड लेके आती है। समझ में आपको आया कि ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस रहता है? चलो हार्ट तो हमारा हो गया, चलो इसकी स्टडी और कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या और टॉपिक हमें दे रखे हैं पढ़ने के लिए। हार्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि सबसे आजकल देखा जा रहा है जैसे जैसे हमारे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमें बहुत से डिसीज़ हो रहे हैं, खासकर हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्ट डिसीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हार्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि हार्ट क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे इसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। सभी के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज मिल जानी चाहिए, जिससे आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी हेल्पफुल हो और आपकी एजुकेशनल लाइफ में भी, क्वालिफिकेशन लाइफ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगा। तो स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हार्ट के ऊपर। दिल, बहुत ही दिल दिल दिल। देखिए अभी हार्ट होता क्या है, दिल। कहते ना, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है, हाय। कुछ छोड़ो इसको गाने को। हार्ट क्या होता है हमारे पास, जो हार्ट होता है ना, वो बीट करता है। हार्ट बीट्स एट अबाउट 80 बीट्स पर मिनट। हमारा दिल है 1 मिनट में 80 टाइम्स धड़कता है। यदि कोई पूछे कि आपका दिल कितने बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 80 टाइम्स धड़कता है हमारा ब्लड 1 मिनट में। तो 1 घंटे में कितने बार धड़केगा? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितना धड़कता है? 80 टाइम्स। तो 1 घंटे में कितने बार धड़केगा? 6 8 48 4800 टाइम्स धड़केगा। वैसे से कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, मैथ्स में आप लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो 80 बीट्स पर मिनट धड़कता है, मतलब 1 मिनट में वो 80 बार धड़कता है। और हार्ट लाइज इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ चेस्ट अंडर
द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन एंड इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। मतलब हार्ट जो होता है ना, जो हमारे चेस्ट का अपर पार्ट होता है, मतलब स्टर्नम तो पता है कहाँ होता है आप लोगों को, स्टर्नम से जस्ट नीचे जो चेस्ट होता है, चेस्ट का अपर पार्ट और स्टर्नम से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, रिब केज की हेल्प से प्रोटेक्ट होता है। समझ में आया आप लोगों को कैसे प्रोटेक्ट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे हार्ट के नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए हमारा हार्ट तो पता चल गया हम लोग को, मगर हार्ट्स की ना लेयर होती है, तो हार्ट की लेयर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इसकी लेयर्स होते हैं और क्या होता है। देखिए मैं कुछ सिंपल डायग्राम बना कर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये मतलब ये लेयर के बारे में कैसे बात कर रखी है। मान लो देखो हमारी हार्ट है, हार्ट को तो डायग्राम तो बनेगा नहीं अभी फ़िलहाल, डायग्राम, चलो डायग्राम को सिंपल ना दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि मैंने इतने पोर्शन का से कट किया, इतने पोर्शन मैंने कट किया और इसको यहाँ पे देखा मैंने, तो क्या होगा, इसकी येलो पार्ट मिडल लेयर, इनर लेयर इधर आएगी, आउटर लेयर हमारी यहाँ पे आएगी ना। समझ में आया? मैंने इतने पोर्शन को मैंने कट किया, और देखा क्या, ये आपकी आउटर लेयर इस साइड आ जाएगी फिर, और इनर लेयर जो होगी आपकी ये वाली इनर लेयर हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलो आपको डायग्राम समझ में आ गया, मैं डायग्राम बनाया मैंने कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना कि हार्ट में लेयर कैसे कैसे काम करती है। जो हार्ट की जो लेयर्स होता है आपको डायग्राम दिख रखा है, मैंने डायग्राम अच्छे से मैंने बना रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इनकी स्टार्टिंग से, पेरिकार्डियम से। जो हार्ट होता है ना, हार्ट में कवरिंग होती है, आपको किसी भी सामान, आपके बॉडी है, बॉडी में भी कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारी स्किन प्रेजेंट है, स्किन पर हेयर प्रेजेंट है जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हार्ट के ऊपर ना कवरिंग के लिए पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हमारा कवरिंग ऑफ हार्ट। देखिए यहाँ पे ये पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट। अब जो पेरिकार्डियम होता है, दिख रहा है आप लोगों के कि जो इतना पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट यहाँ पे दिख रखा है, ये पेरिकार्डियम का पार्ट है। कितना पार्ट जी? देखिए इतना पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका पेरिकार्डियम का पार्ट है। अब ये पेरिकार्डियम का पार्ट तो हो गया। अब पेरिकार्डियम ना, इसके अंदर कुछ टाइप्स के होते हैं। कैसे? जो सबसे पहली वाली पेरिकार्डियम है, यार जो पेरिकार्डियम है ये वाली दिखा रहा हूँ, जो ब्लू ब्लू कर रखा है मैंने, इसे कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम, मतलब कि छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बनी है, इसे कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम। और जो इसके जस्ट पीछे है, इसे हम कहते हैं पिराइटल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पिराइटल पेरिकार्डियम। सबसे आगे वाले को फिब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर वाले को पिराइटल पेरिकार्डियम। अब इसके बाद क्या होता है? इसका होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट को सब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। समझ में आया आपको? जो हार्ट की कवरिंग होती है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अब जो पेरिकार्डियम होता है ये फर्दर पार्ट डिवाइडेड है। तो सबसे पहले वाला होता है उसे कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम, जो कि फाइबर से बना होता है। उसके जो नीचे होता है उसे कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। और सबसे जो लास्ट में होता है, ये वाला सबसे लास्ट में जो होता है, सॉरी ये वाला सबसे जो लास्ट में होता है, इसे कहते हैं विस्क्रल पेरिकार्डियम, फिर एपिकार्डियम और आउटर लेयर। अरे बता रहा हूँ ये, मतलब मैं से तीन मैंने क्यों दिए हैं, आप बस ये समझिए। इसे कहते हैं विस्क्रल पेरिकार्डियम। और विस्क्रल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आप लोग क्या है? अभी हार्ट की बाहर की लेयर तो होगी, अब अंदर की लेयर की बात करते हैं। आउटर लेयर होती है, हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है ना, इसे हम कहते हैं आउटर वॉल। ये देखो, जो आउटर लेयर होती है इसे कहते हैं हम एपिकार्डियम। तो यहाँ पर जो एपिकार्डियम है, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये एपिकार्डियम, ये क्या है? हार्ट की आउटर लेयर है एपिकार्डियम। और जो मिडल लेयर है इसे कहते हैं मायोकार्डियम। मिडल लेयर कहते हैं मायोकार्डियम। और सबसे अंदर की लेयर, इनर लेयर, कहते हैं एंडोकार्डियम। समझ में आप लोग क्या आया? दोबारा बताता हूँ। जो हार्ट की आउटर लेयर होती है इसे कहते हैं एपिकार्डियम, और जो हार्ट की मिडल लेयर होती है इसे कहते हैं हम मायोकार्डियम। जो हार्ट की इनर लेयर होती है इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, और प्रोटेक्शन के लिए पेरिकार्डियम प्रेजेंट रहता है हमारे पास हार्ट में। समझ में आई? हार्ट की ये ओवरऑल लेयर के बारे में बता रखा है कि हार्ट में कैसे कैसे लेयर होते हैं और इससे क्या क्या नाम होते हैं। तो इसका टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, इसको मैं हार देता हूँ, थोड़ा सा घूम सकता है कि ये नहीं, देख लीजिए आप। ठीक है, पूरा हार्ट का हो गया कि तुम्हें लेयर्स किस प्रकार से। यदि क्वेश्चन पेपर आपके आता है हार्ट के लेयर का, तो डायग्राम बना दीजिएगा आप, इस सब पॉइंट को लिख देना
और इसका थोड़ा 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 इसमें डिस्क्राइब कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बिना नंबर कटते हुए आपके, इतनी गारंटी मेरी है। चलो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारा जो हार्ट होता है ना वो उसके 3 लेयर होते हैं, बताया मैंने आप लोगों को अभी, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अभी जो एंडोकार्डियम होता है ना, ये थिन लेयर होती है, जो किससे बनी होती है, एंडोथीलियल लेयर से बनी होती है। जबकि एंडोकार्डियम होता है, ये थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जो कि एंडोथीलियल लेयर से बनी होती है। ठीक है, अब आप लोग को तो पता होगा, हमारे हार्ट 4 चैम्बर्ड हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, और वो कितना बड़ा होता है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है ना, अपने जो हाथ है, आप सभी लोग अपने हाथ को बंद करो, एक मुट्ठी बनो, किसी को मारते हो ना इसलिए मुट्ठी बनाते हो आप। डायग्राम बनाया जाए तो मुट्ठी का आप देखिए, डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है मेरे से यहाँ पे। ये जो आपकी मुट्ठी बनी है, ये इतना बड़ा आपका हार्ट होता है, और हार्ट जो होता है ना वो आपके ट्रायंगुलर शेप का होता है। कौन से शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो अपर चैम्बर होता है ना उसे कहते हैं आर्टरियम, और लोअर कहते हैं वेंट्रिकल। क्लियर, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसका साइज़ हमारे क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, इसमें 4 चैम्बर तो हो गए, अपर 2 चैम्बर आर्ट्रियम और लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल। ये दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो होते हैं आपस में वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और इस वॉल्व में ना आपके डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व, मतलब टाइप्स के वॉल्व होता है। आप पूछोगे अब वॉल्व होता क्या, देखिए आपको तो पता है हमारा हार्ट जो है सर्कुलेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए मैं एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे, हाँ चलो ये हो गया, मतलब मैंने ऊपर बनाया, ऊपर हमारा राइट आर्ट्रियम है और नीचे राइट वेंट्रिकल है। क्या है, जो ऊपर है वो है राइट, अरे राइट आर्ट्रियम, और नीचे हमारे पास राइट वेंट्रिकल। तो इससे क्या होगा, जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में वॉल्व तो है, मतलब ब्लड पैसेज के लिए जगह तो खाली है। तो ये नहीं हो सकता कि जो मतलब ब्लड हमारा इधर से यहाँ पे आएगा तो दोबारा मतलब बैक फ्लो कर सकता है, तो हमें खतरा है। तो हमें सोच सकता है कि हमारा हार्ट बैक पंप कर रहा है ब्लड का। इसलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करा है हमारे भगवान जी ने, यहाँ पे एक ना वॉल्व बना दी है, ऐसे करके कुछ टाइप के वॉल्व बना दी। तो कुछ ऐसा वॉल्व है, ऐसे करके ऐसे, यदि ऊपर से में प्रेशर दिया जाएगा, यदि ऊपर से ब्लड आएगा तो ये वॉल्व खुल जाएगा। यदि यहाँ पे ऊपर से प्रेशर ना आके नीचे से प्रेशर दिया जाता है तो ये वॉल्व और अच्छे से स्टक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलने वाला। समझ में आया आप लोगों के वॉल्व का काम क्या होता है, बैक फ्लो से रोकना। इसलिए यदि वॉल्व नहीं होती तो हमारा हार्ट में जो ब्लड पंप होता है वो बैक फ्लो हो सकता था। अब यहाँ पे देखिए, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, मतलब हमारा हार्ट है ये, और इसके 4 चैम्बर हैं। ठीक है, कौन कौन सा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों पार्ट इसका है राइट का, ये दोनों पार्ट इसका है लेफ्ट का। देखिए, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, इन राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल को दोनों को ट्राइकस्पिड वॉल्व आपस में कनेक्ट करता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व इसको कहते हैं, वो आपस में कनेक्ट करता है। समझ में आया आपको। राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ मैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज अभी फिलहाल काफ़ी है। फिर फर्दर नॉलेज इसके आगे की भी नॉलेज है, आप में 2 वॉल्व बता दीजिए, 2 वॉल्व हमारे और होते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आपको हमने पढ़ा दिया है, उसको अच्छे से नोट्स कर बना लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल बने रहिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों अपने शेयर कीजिए।
और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट चैम्प्स एंड बाय बाय।